मैंने आपकी रिपोर्ट्स में देखा कि वहाँ 28 फरवरी के बाद से सैकड़ों लोग बैठ करके उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। वो उन लोगों से कुछ आपकी बातचीत भी हो रही थी, क्या बातचीत? लगातार जिस दिन से ये हुआ है उसके बाद से अब तक वहाँ लगातार हर वक्त ये होता है, सुबह शाम रात दिन वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ जो प्रेयर्स हैं वो की जाती हैं, दर्स कुरान कहा जाता है। हाँ, दर्स होता है, मॉर्निंग है, वहाँ पे वो फिर कुछ देशभक्ति के जो गीत हैं वो भी गाए जाते हैं। वहाँ पर जो अपने अपने विचार हैं वो भी लोग रखते हैं, और अलग अलग दिन भी होते हैं, मतलब कि इस दिन टीचर्स आ रहे हैं तो इस दिन सरकारी दफ्तर के लोग आ रहे हैं। हम जिस दिन वहाँ पहुंचे उस दिन सरकारी दफ्तर के लोग ज़्यादातर वहाँ पहुंचे हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे उनका क्या कहना था? आप जिनसे बातचीत कर रही थी तो देखिए वहाँ उस वक्त तो जिनसे, और वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे लोग अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। अब सामने एक उन्होंने शामियाना लगा दिया है, कनात लगा दिया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड साइट है पीछे तो उसके सामने उन्होंने वो लगाया, और एक मंच पे उन जो वो पहनते थे, जो गाउन वो पहनते थे उसको कहते हैं कामा कहते हैं, वो पहनते थे, और वो जो सर पर लेते थे, जो मतलब उनका रिलीजियस जो अटायर है वो वहाँ कुर्सी पे रखा हुआ है उनका, और उनकी जो स्पीचेस हैं उसके जो हिस्से हैं वो सुनाए जाते हैं। तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो चल रहा है। ये आप और सिर्फ ये यही नहीं, यहाँ पे तो क्योंकि उनका घर है वहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन पूरे तेहरान में हर स्क्वायर पर, हर चौराहे पर हर दिन शाम में 7-8 बजे लोग इकट्ठा होते हैं, और रात के आम बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं हर चौराहे पर, और रात में 1-2 बजे तक ये सिलसिला चलता है। परिवार आते हैं, बच्चे, औरतें, अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रैम्स में लेके औरतें आती हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो ऐसे आते हैं, और यंगस्टर्स आते हैं, और वो एक कल्चरल हब जैसा है जिसमें म्यूजिशियंस भी आ जाते हैं, जिसमें कोई टीचर्स भी आ जाते हैं, कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसके लिए आता है। तो पीपल की लोग आते रहते हैं और अपनी बात रखते रहते हैं। एक जगह जो अलग अलग स्क्वायर्स हैं, इनकलाब स्क्वायर या बाकी जो स्क्वायर्स हैं, वहाँ पे फ्लैग है ईरान का। हर जगह उन्होंने एक फ़्लैग रखा है ईरान का, और वो फ्लैग लगातार लहराते रहते हैं लोग। और उसके लिए एक लाइन, हम जब पहुँचे तो हमने देखा एक लंबी लाइन लगी है लोगों की, तो ये किस चीज़ की लाइन लगी है, तो पता लगा वो उसके लिए ना रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, ना नाम लिखते हैं। तो अपना रजिस्टर करा के फिर आप सीक्वेंस से आते रहते हैं और आप वो झंडा लहराते रहते हैं। तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, औरतें, आदमी, हर कोई आएगा और वो अपना नाम लिखवाएगा। तो एक लंबी दूर तक आपको लाइन दिखाई देगी टू गेट देयर नेम रजिस्टर्ड टू डू दैट, और ये हर दिन है। नहीं, तो ये इन लोगों में ये गुस्सा ज़्यादा है या इनके अंदर अफसोस ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है कि खामनेई साहब की मौत का, या गुस्सा है इस जो भी हुआ, चाहे इजराइल को लेके चाहे अमेरिका को लेके? वो जो आम पब्लिक है वो क्या सोच रही है, जो रोड पे हैं लोग? देखिए, एक तो ये कि ये आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस स्तर पर जुड़े हुए हैं इस पूरी मुहिम के साथ ना, तो इसलिए एक तो वो उनका अटैचमेंट है उस विचारधारा से, और उसमें फिर आयतुल्लाह अली खामेनी का इस तरह से चले जाना, इस तरह से उनको मार देना, तो वो जाहिर सी बात है उनके लिए एक बड़ा गम का पॉइंट है। तो वो तमाम लोग तो आते ही हैं, लेकिन मैंने उसके अलावा भी वो लोग जो विचारधारा के स्तर पर नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी वहाँ देखा। हमारी जिन लोगों से बात हुई, कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ लोग हैं जो फिल्म मेकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विचारधारा के स्तर पर जुड़े हुए नहीं हैं IRGC से या इस्लामिक रेवोल्यूशन से, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन से, मगर वो भी आ रहे हैं, क्योंकि वो फिर बात हो रही है ईरान की, दैट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा। तो ईरानी लोग अपनी सिविलाइजेशन में बहुत प्राइड लेते हैं। वो इस बात में कि हम एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हम एक इवॉल्व रेस हैं, हम कायदे के पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे नहीं हैं जैसा हमें दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो एक फीलिंग ऑफ प्राइड है, ईरानियन प्राइड। तो वो उसके लिए भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और वो उनको कि हमारा विरोध हो सकता है सरकार से, हमारा विरोध हो सकता है इस मुद्दे से, पर लेकिन हम, अमेरिका हम पर हमला करके ये कहे कि हम सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये दिस इज नॉट व्हाट वी सपोर्ट। इस पे भी मैं आऊँगा कि वो जब वो ट्वीट आया था तो हम सब लोग परेशान हो गए थे। मतलब उसकी आज भारत में अगर लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया में लोग परेशान थे। लेकिन मैं उससे पहले ये एक चीज़ समझना चाह रहा था
कि ये एक तो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन है तेहरान, हाँ, खास तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल। कि वहाँ दुनिया के बहुत सारे देशों में, आपने ही बताया कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो नॉन ईरानीज हैं वो भी वहाँ रह रहे होंगे, उनसे भी आपकी कोई मुलाकात हुई कभी? वो क्या सोच रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो किसी और दूसरे अरब कंट्री से आए हैं, कहीं और दूसरे मुल्क से आए हैं, कोई यूरोप से आए हैं, क्या ऐसे लोग भी हैं? उनकी वो भी कुछ अपने विचार रखते हैं, कुछ सोचते हैं वहाँ के बारे में? बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई मेरी मुलाकात, पर कुछ लोगों से लेकिन हुई जो ईरानी तो नहीं कोई हैं, कोई ऐसा किस्सा किसी से आपने पूछा हो जो कुछ? व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ रहते हैं, कुछ और जो लोग स्टूडेंट्स के तौर पर वहाँ हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई जो ईरानी ओरिजिन के नहीं हैं, वहाँ रहते हैं। तो एक तो आप आमतौर पे एक स्टेटमेंट जो आपको अक्सर लोगों से सुनने को मिलेगा वो ये है कि ईरान इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नेशन, कि आप को ईरान नहीं आप लोग समझते हैं, आप नहीं वो जानते तो हमारे एक कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, तो आप हाँ वही तो ये उनको लगता है कि आप इसे एक अलग चश्मे से देखते हैं, बिल्कुल। आप वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं। आप इस मुल्क में जब आएंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सी जो बातें हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे आप इमेजिन करते हैं। तो वो ये एक थीम है जो मतलब जिससे भी आपने बात की उसने बहुत सारे लोगों की मतलब एक तो ये कि देखिए ये मिसअंडरस्टूड नेशन है, और ये कि जो हम सरकार की या जो उनके रजीम के बारे में जो हम कहते हैं, जो रजीम एक शब्द जिसको वो बहुत नापसंद करते हैं हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट ईरान में इस शब्द को सख्त नापसंद किया जाता है कि आप रजीम कहें। जाहिर सी बात है सरकारी लोगों को ये पसंद नहीं आता है। और जो गल्फ़ है उसे पर्शियन गल्फ़ अगर आप ना कहें तो ये भी वो बहुत ऑफेंस लेते हैं इस पे कि आप इट इज़ पर्शियन गल्फ़, मतलब वो पर्शियन गल्फ़ है, आप उसे गल्फ़ कंट्रीज़ कह देते हैं, तो ये इस पे ऑफेंस लेते हैं। मगर ये जो वहाँ बाकी देशों के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनका ये कहना है कि मिसअंडरस्टूड है, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। आप जिस तरह से देखते हैं ईरान को, ईरान में कोई एक ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कह दिया और वो आदेश नीचे तक चला गया, सबने मान लिया, वो लफ्ज़ आखिर है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ मोज़ैक दैट वर्क्स। और वहाँ रह के मुझे भी ये एहसास हुआ कि देयर इज़ अ होल, मतलब IRGC है, तो बासिज फोर्स है, तो सरकार है, तो कंजर्वेटिव हैं, तो मॉडरेट्स हैं, हर किसी का अपना इन्फ्लुएंस है और उसका सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये तो है ना, बड़ी पेचीदा सी लगती है पूरा सिस्टम उनका। IRGC का क्या रोल है? ये सरकार एक अलग पैटर्न पे काम कर रही है, सुप्रीम लीडरशिप एक अलग पैटर्न पे काम कर रही है क्या? और यही तो उनकी, देखिए आखिरकार ये उनके लिए एडवांटेजेस साबित हुआ, क्योंकि आपके पास एक अगर कुछ जगह होती उसे आपने खत्म कर दिया तो इट वुड हैव बिकम डिफिकल्ट। तो अब यहाँ पे हर कोई इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं और फिर कोऑर्डिनेशन भी है। बिल्कुल। तो वो जनरली जो परंपरागत युद्ध होते रहे वो उसकी कहानी यही होती रही कि जब सुप्रीम लीडर मार दिया गया तो युद्ध खत्म हो गया। यहाँ युद्ध शुरू वहां से हुआ। तो इस वजह से वो उनके लिए काम भी कर रहा है, मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है दैट हैज वर्कड फॉर देम। और इस स्थिति में तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद उनके लिए रहा कि डिसेंट्रलाइज था सब कुछ, हर किसी की अपनी वर्क इन्फ्लुएंस है, हर किसी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और उनका जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है उसमें भी इन्फ्लुएंस है। मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी लीनियर तरीके से चलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ये खामनेई साहब के बारे में बता रही थी, जब आप वहाँ गई, देखा, उन लोगों से बातचीत करी, एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है, इतने दिन हो गए, 28 फरवरी को उनकी मौत हुई, खामनेई साहब को दफन क्यों नहीं किया गया अभी तक? उनका जो अंतिम संस्कार कहते हैं वो क्यों नहीं किया गया? देखिए वहाँ पर उनका ये कहना है कि ऐसा मुझे जो समझ में आया कि इसके पहले भी कई बार ये चर्चा हुई कि ये होगा और ये बहुत बड़े स्तर पर होगा और तब दुनिया भर से लोग आ सकें। दे वांट इट टू बी अ वेरी वेरी बिग इवेंट। वो बहुत बड़ा उसे इवेंट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग आएँ, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आएँ, लोग वहाँ पहुँचें, और वो उस तरह से उसको करना चाहते हैं। साथ ही उनका ये भी है कि हम जब तक इसके फैसले पर नहीं पहुँच जाते, मतलब इस युद्ध को हम अंत नहीं कर देते, कोई डिसाइसिव फैसला नहीं हो जाता, तब तक हम फिर ये नहीं करेंगे। क्योंकि बीच में एक समय था जब ये चर्चा हुई थी कि बस ये शायद एक हफ्ते में या कुछ वक्त में ऐसा हो जाएगा, और तब भी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की बात तब भी थी। लेकिन एक डर भी होगा कि इतने बड़े लोग यहाँ दिख रहे होंगे, तो वो एक तरीके से न्योता है एक और बड़े हमले के लिए। देखिए ये डर तो है, क्योंकि इस वजह से ही हमने देखा कि मुश्तबा खामेनेई अंडरग्राउंड है पूरी तरह से, और जो आयतुल्लाह अली खामेनेई का रुख था जिसमें वो ये कहते थे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा और मुझे इसका डर नहीं है कि मुझे टारगेट किया जा सकता है। तो क्योंकि वहाँ ये जो
अलग अलग फैक्शंस हैं सरकार के और इंटेलिजेंस के और आर्मी के, उनका ये कहना है कि ये कहा गया था उनको कि आप मूव करें यहाँ से, ये सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब देखिए, क्योंकि वो हो चुका है, इसलिए मुश्तबा खामेनेई के साथ वो तमाम तरह की एहतियात बरत रहे हैं। अब वो इसको लागू कर रहे हैं कि भाई आप नहीं सामने रहें, मौजूद रहें। या लारिजानी जिस तरह से मारे गए, उसमें वो भी कहीं छिप नहीं रहे थे, वो भी पब्लिक व्यू में मौजूद थे, अपनी बेटी के घर गए थे, तो वो हर आम तौर पे प्रेजेंट था जहाँ पर था।